सभी प्रिय विद्यार्थियों का ऑनलाइन हिंदी शिक्षण व्यवस्था में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण आपकी हिंदी की क्लासें नहीं चल पा रही थीं, परंतु आज से नियमित रूप से समय अनुसार आपको हिंदी की क्लासें, हिंदी की विषय वस्तु यथासंभव उपलब्ध होती रहेंगी। आज की क्लास मुख्य रूप से परिचयात्मक होंगी, जिसमें पाठ्य पुस्तक, सहायक पुस्तक, नोटबुक और पाठ्यक्रम के विषय में अध्ययन करेंगे। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पिछले वर्ष 9th में आपने क्षितिज भाग 1 का अध्ययन किया था। इस वर्ष क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करेंगे। पुस्तक का नाम वही है जो आपने पिछले वर्ष अध्ययन किया। क्षितिज भाग 1 था जिसका अध्ययन किया, भाग 2 का अध्ययन इस वर्ष करेंगे। जो क्षितिज भाग 2 और कृतिया भाग 2 का अध्ययन करेंगे। क्षितिज पुस्तक आपके गद्य और काव्य का संकलन है, अर्थात इसमें गद्य खंड और काव्य खंड हैं। यह आपका पाठ्यक्रम है, आप वीडियो के सहारे देख सकते हैं। NCERT की यह पुस्तक आप खरीद लेंगे। काव्य खंड में कुल सूरदास जी से लेकर के 9 पाठ हैं जिनका अध्ययन आपको करना है। पहला पाठ सूरदास, तुलसीदास, देव, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत निराला, नागार्जुन, गिरजा कुमार माथुर, ऋतुराज और अंत में अल्पेश जी की रचनाओं का आप अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार 1 से लेकर के 9 पाठ काव्य में हैं और 10 से लेकर के 17 अर्थात 8 पाठ गद्य में है। ये गद्य के पाठ हैं, गद्य की सूची है। स्वयं प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया नेताजी का चश्मा, प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षा से इससे प्रश्न पूछा जाता है, से लेकर के भदंत आनंद कौशयान की कृति है संस्कृति, इसका अध्ययन आपको करना है। तो कुल मिलाकर के 17 ऐसे पाठ हैं जो गद्य और खंड का मिश्रण है। इसमें 9 पाठ काव्य के हैं और 8 पाठ गद्य के हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपके 5 विषयों में हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषा से संबंधित विषय हैं। भाषा का अध्ययन करने के लिए पुस्तक का होना अनिवार्य है, इसलिए आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द आप यह पुस्तक खरीद लेंगे, जिससे अध्ययन में आपको किसी प्रकार का संघर्ष ना करना पड़े। काव्य गद्य की अपेक्षा थोड़ा सा कठिन माना जाता है, इसलिए हम काव्य को पहले रखते हैं। पाठ्य पुस्तक में भी काव्य को पहले रखा गया है, गद्य को बाद में रखा गया है। काव्य में सूरदास जी का पहला पाठ है। पढ़ने से पहले मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि पढ़ाई का एक उद्देश्य होता है, विषय वस्तु चुनने का एक उद्देश्य होता है, विषय चुनने का एक उद्देश्य होता है। आपने हिंदी विषय चुना है, हिंदी विषय आप पढ़ रहे हैं। हिंदी आपके लिए क्यों उपयोगी है, क्या उद्देश्य है, जीवन में प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, इन सब को दृष्टिगत रखते हुए केंद्र में रख करके हम आपको पढ़ाएंगे और आप उतनी ही तन्मयता से, मनोयोग से, एकाग्र मन से पढ़ाई करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज के वीडियो में हम पहले पाठ सूरदास जी हैं, सिर्फ कवि के विषय में अध्ययन करेंगे। इनके द्वारा लिखी गई कृति का दूसरे वीडियो में अध्ययन करेंगे। एक पाठ योजना के द्वारा हम आपको पढ़ाएंगे और उसी योजनाबद्ध तरीके से आप पढ़ाई करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि कवि से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो कवियों से संबंधित जो स्वरूप होता है प्रश्न का, वह जन्म समय, मृत्यु समय, कृतियाँ अर्थात रचनाएँ, गुरु तथा उस कवि के संपूर्ण जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम को ध्यान में रखकर प्रश्न पूछा जाता है। जैसे सूरदास जी का जन्म किस सन में हुआ,
सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा के निकट रुनकता नामक गांव में हुआ। सूरदास जन्मांध थे अथवा बाद में अंधे हुए, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। 105 वर्ष तक सूरदास जी जीवित थे, तो 1478 में जो 105 जोड़ देंगे तो समय आएगा 1583। 1583 ईस्वी में पारसौली के निकट उनका देहावसान हुआ। कहा जाता है गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर था, वहीं पर सूरदास जी भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करते थे। पूजा अर्चना के समय जो पद आदि गाते थे वो उनके स्वयं के रचित होते थे। जैसे आज भी मंदिरों पर पुजारी होते हैं और वो रामचरितमानस, गीता आदि का उपदेश देते रहते हैं, परंतु सूरदास भगवान की सेवा करते समय जो भी पद जो भी गाते थे, उपदेश देते थे, संकीर्तन करते थे, वो उनके स्वयं के लिखित होते थे, जो उनकी रचना सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में संकलित हुई है। तो ये 2 प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षा से लेकर बोर्ड परीक्षा तक पूछे जाते हैं कि सूरदास जी का जन्म किस सन में हुआ और सूरदास जी की मृत्यु। ये दोनों तिथियां आप याद करेंगे। जन्म 1478 में, मृत्यु 1583 में। सूरदास की कितनी रचनाएं हैं? सूरदास की 3 प्रमाणित रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। सूरसागर में 1.25 लाख पद हैं, जिसमें से 8 से 10,000 पद ही हमारे साहित्य में उपलब्ध हैं। अन्य पदों की संख्या मानी जाती है, लेकिन वो दृष्टिगत नहीं है। अगला जो प्रश्न होता है कवि से संबंधित, वह रचना किस भाषा में है? तो सूरदास जी की रचनाएं ब्रज भाषा में है। सूर किस रस के सम्राट माने जाते हैं? सूर वात्सल्य और श्रृंगार रस के सम्राट माने जाते हैं। लोअर पीसीएस में सूरदास जी पर निबंध लिखने के लिए आता है, इससे जो कंपलसरी रहता है, तो उसमें प्रश्न होता है सूर वात्सल्य एवं श्रृंगार के सम्राट माने जाते हैं, उदाहरण सहित या तर्क सहित सिद्ध कीजिए। तो जब इस समय हम सूरदास जी का अध्ययन किए रहेंगे तो उन प्रश्नों को लिखने में सहज होंगे, बिना किसी संघर्ष के हम सुंदर लेखनी में लिख पाएंगे। तो प्रिय बच्चों, सूरदास जी से संबंधित ये कुछ ऐसे प्रश्न थे जो परीक्षा में पूछे गए हैं। अन्य रूप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका क्रम यह है कि सूरदास अष्टछाप के कवि थे। अभी अष्टछाप क्या है? तो अष्टछाप का मतलब होता है 8 पहर, 24 घंटे का दिन होता है। इन 24 घंटों में 3-3 घंटे का एक पहर होता है। पहर अर्थात प्रहर, तो 8 त्रिक 24, 3 घंटों का एक प्रहर। भगवान की सेवा के लिए प्रत्येक प्रहर एक कवियों की नियुक्ति थी, जिसको वल्लभाचार्य जी ने अष्टछाप की संज्ञा दी। अष्टछाप के प्रमुख कवि थे सूरदास। और जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया वह यह था कि सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था? तो सूरदास जी के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। आज के वीडियो में हम कवि से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित, पुस्तक से संबंधित अध्ययन किए। कल के वीडियो में हम सूरदास जी के द्वारा लिखे गए प्रमुख पदों का अध्ययन करेंगे। यह आपके सम्मुख पुस्तक में पद हैं, कुल 4 पद हैं। इन 4 पदों को हम पाठ योजना के द्वारा आपको पढ़ाएंगे। बहुत सीमित पाठ्यक्रम है, कभी भी हमें जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। पढ़ाई एक उद्देश्य के तहत करनी चाहिए। जो भी आप 30 मिनट 50 मिनट पढ़ने का टाइम टेबल बनाए हैं उसमें पहले से ही निर्धारित कर लें कि इस पॉइंट को पढ़ना है, इस प्रकरण को पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस प्रकरण को सिद्ध कर लेना है कि दोबारा ना पढ़ना पड़े। ऐसी मना स्थिति, ऐसी एकाग्रता बना करके हमें पढ़ना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आप एनसीईआरटी की क्षितिज और कृतिका भाग 2 खरीद लें। इसके साथ साथ 240 से लेकर 260 पेज का एक नोटबुक ले लें, जिसमें अभ्यास प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। कल के वीडियो में मैं आपको पहले पाठ
कि कवि सूरदास जी द्वारा संकलित जो 4 पद हैं इनकी व्याख्या करूँगा। आप हमारे इस वीडियो के सहारे अध्ययन करें। सभी विद्यार्थियों से अपील है, आग्रह है कि शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए गए ऑनलाइन विषय वस्तु का मनोयोग से अध्ययन करें। जहाँ किसी प्रकार की समस्या होती है उन शिक्षक से आप व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके पूछ लें। एक कठिन समय है, इस समय में विद्यालय के द्वारा शिक्षकों के द्वारा उपलब्ध कराए गए विषय वस्तु को गंभीरतापूर्वक लेकर के अध्ययन करें। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। कल के वीडियो में पुनः मैं आपके समक्ष उपलब्ध होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।